बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत अरसे के बाद मुलाकात हो रही है, तो जो बहुत ज़्यादा सवाल जो मुझ तक आ रहा है वो वाला, इसलिए मैं मजबूर हो गया कि इसकी वीडियो बना के दूँ। फिर कुछ अपना ज़ाती एक्सपीरियंस भी मेरे साथ हुआ है, तो उसके सिलसिले में भी बात करनी थी। तो जो सवाल आ रहा था वो ये आ रहा था कि वाइफ का कंट्रैक्ट पीआर के लिए क्या ज़रूरी है कि नहीं है, क्योंकि इस वक्त स्वीडन में बहुत ज़्यादा अफवाह फैली हुई है कि आपके पास वाइफ का कंट्रैक्ट होना मस्ट है। तो इसका सिंपल और आसान सा जवाब है कि वाइफ का कंट्रैक्ट लाजमी नहीं है। वाइफ का कंट्रैक्ट मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि लाजमी नहीं है। अब कुछ लोग ये सवाल करेंगे जी कि वाइफ का कंट्रैक्ट अगर लाजमी नहीं है तो वो फिर कुछ लोगों से मांगा क्यों जाता है। अब ये जो मांगा इसलिए जाता है कि उसके पीछे एक थोड़ी सी तफसील है। मैं बहुत शॉर्टकट तरीके से बयान करता हूँ कि कुछ लोगों से मांगते हैं, कुछ लोगों से वो नहीं मांगते। मैंने पिछले हफ्ते पीआर खुद ली है, बल्कि 2 हफ्ते पहले। तो मैंने वाइफ का कंट्रैक्ट जमा नहीं कराया, ना वो काम कर रही हैं, तो उन्होंने मुझसे कोई पेपर किसी किस्म का एक्स्ट्रा नहीं मांगा। जब सिंपल मैंने केस दिया, उन्होंने मुझे जवाब दे दिया और कहा जी आपकी हमने पीआर अप्रूव कर दी है। तो अब वाइफ का कंट्रैक्ट मांगे क्यों जाता है। अब मेन सवाल इस चीज़ पे है, लाजमी नहीं है वाइफ का कंट्रैक्ट होना। अब उसमें जो चीज़ समझने वाली है वो ये समझने वाली है कि जो आपके पास आमदनी है, जो आदमी काम कर रहा है या मियाँ बीवी में दो जिसके नाम पे पेपर है, बेसिक जिसके नाम पे है, वो जो काम कर रहा है उसकी आमदनी कितनी है, उसकी आमदनी क्या उसके घर वालों के हिसाब से भी सफिशेंट है या नहीं है। अब पीआर के लिए तो तफसील बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन मैं सिर्फ आमदनी के बारे में बताऊंगा ताकि आपको ये समझ आ जाए कि वाइफ के लिए कंट्रैक्ट क्यों लाजमी नहीं है। अगर मांगते हैं तो फिर क्या वजह है कि मांगी जाती है। अब इस चीज़ के समझने के लिए आपके पास पता लो कि इकानमी, घर में कि बजट कितना बन रहा है, कितनी फैमिली के मेंबर हैं, उन बच्चों की उम्रें कितनी हैं और उनके लिए कितनी तनख्वाह का होना ज़रूरी है। अगर तो आदमी एक ही हो घर में या जिसकी यहाँ पे फैमिली नहीं है, तो उसके लिए तो सन 2022 की जो फिगर दे रहा हूँ वो 2022 की हैं। 2021 के इससे थोड़े से मुख्तलिफ थे, थोड़े कम थे। 2022 में उन्होंने थोड़ी सी आमदनी बढ़ा दी है। अब 2022 में उन्होंने कहा जी अगर एक आदमी हो तो उसके लिए 5157 करोड़ तनख्वाह कम से कम होना लाजमी चाहिए एक बंदे के लिए। 2021 में उन्होंने कहा था जी 5016 करोड़, तो तकरीबन 100 और समझ 41 करोड़ तकरीबन फालतू ये इस साल उन्होंने आमदनी बढ़ा दी है। लेकिन अगर ये मियाँ बीवी एक कपल हो तो उनकी दोनों की आमदनी 8520 करोड़ होनी चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये 2022 की आमदनी है, ये 2021 की नहीं है। अगर आपके बच्चे हैं 6 साल से नीचे उम्र या 6 साल से ऊपर 7 साल से नीचे तक, तो उनकी तनख्वाह 2736 हो। अगर 7 साल से ऊपर है फी बच्चा तो उसकी आमदनी 3150 हो। तो आप इन आमदनियों को जमा कर लें। 5157 एक बंदे की हो, अगर मियाँ बीवी हैं तो 8520 हो। अगर 6 साल तक बच्चे हों, 6 से ऊपर या 6 साल नीचे, 7 साल से नीचे हों वो वाले 2736, 7 साल से ऊपर वाले 3150। अब ये तो उन्होंने कहा जी कि एक नॉर्मल अमाउंट आपके पास होनी चाहिए। मैं साथ साथ इस वीडियो के साथ साथ स्लाइड्स भी आपको दिखा रहा हूँ। उन स्लाइड्स में आपको ये आमदनियाँ लिखी हुई नज़र आएंगी कि नॉर्मल अमाउंट की कितनी होनी चाहिए। अब ये जो आमदनी उन्होंने कहा है कि ये आमदनी अगर आपकी बनती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 2 बंदे हैं और आपकी आमदनी पूरी होती है इस चीज़ में आके, तो फिर वो आपसे कंट्रैक्ट नहीं मांगा जाएगा। इसमें एक चीज़ और याद रखने की बात है कि ये जो मैंने आमदनी बताई है, इसमें जो खर्चे शामिल हैं, जो चीज़ शामिल है वो खाने पीने का, कपड़ों का, आपके घर की सफाई वगैरह की, हाइजीन वगैरह का, आपके फ़ोन के बिल का, आपकी बिजली के बिल का, आपके इंश्योरेंस का, और जो घर में छोटे मोटे खर्चात होते हैं उनके लिए। अब इसमें मकान का किराया शामिल नहीं है। मकान का किराया आपने सेपरेट काउंट करना है। मसलन अगर आप मियाँ बीवी एक मकान में रह रहे हैं और मकान का किराया 4000 या 5000 दे रहे हैं एक मिसाल के तौर पे, तो वो जो 8520 मियाँ बीवी की आमदनी है उसमें
4,000 या 5,000 जो मकान किराया वो भी आप जमा करेंगे, फिर वो आपकी आमदनी पूरी बनेगी। अब अगर 4,000 बनेंगे तो 13,520 बन जाएगी। अगर 5,000 किराया है तो आपने 13,520 की आमदनी शो करनी है, आपने फिर 8,520 की आमदनी शो नहीं करनी। ये एक लाजमन याद रखना है कि मकान का किराया इस चीज़ में शामिल नहीं है। अगर मकान आपका ज़ाती है तो फिर आपने जो बैंक का लोन देना या वो चीज़ें अगर हैं तो वो भी आपने सारा कुछ उसमें ऐड करनी है। अब ये चीज़ें जब आप करते हैं और आपकी आमदनी अगर पूरी नहीं बनती, अगर किसी आदमी के 3-4 बच्चे हैं और वो उसके बच्चों के लिहाज से मकान के किराए के साथ अपनी मियाँ बीवी की आमदनी के साथ उसकी आमदनी पूरी नहीं होती, उस वक़्त जाके फिर इमिग्रेशन वाले ये कहते हैं कि ठीक है जी, आपने पेपर जमा करा दिए हैं, क्या आपकी बेगम भी काम करती है? क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि अगर इसकी बेगम काम कर रही है तो बेगम की आमदनी को हम उसके आमदनी में जमा कर लेंगे और ताकि इसकी आमदनी पूरी हो जाए और इसको हम पेपर दे दें। तो ये चीज़ लाजमी अपने जहन में रखें। अगर आपकी आमदनी पूरी है और आपके पास जॉब का कॉन्ट्रैक्ट भी है, सब कुछ भी है, अगर इस कुलिये के मुताबिक आपकी आमदनी पूरी चढ़ रही है तो इसका मतलब है आपको बेगम के कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी आमदनी लो है फिर आपको बेगम के कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत है। अब जो जॉब्स के लिए वो आमदनी मजमूई आमदनी किस चीज़ से बनाते हैं आप, मसलन यहाँ पे मैक्सिमम जो पाकिस्तानी आजकल काम कर रहे हैं वो फदोरा में या बोल्ट में या वोल्ट में या किसी डिलीवरी सर्विस में काम कर रहे हैं। तो किसी जगह पे परमानेंट, किसी की परमानेंट जॉब होगी है, किसी का 3 महीने 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है उसमें जाके। तो ये जो छोटी छोटी जॉब्स होती हैं इनकी जो मजमूई आमदनी होती है ये भी आप आमदनी में काउंट कर सकते हैं। अब इसको छोटी आमदनियों को आप किस तरह आप जॉब के कंट्रेस्ट दे कि जी ये अब इस सैलरी इतनी सैलरी इधर से आ रही है, इतनी सैलरी इधर से आ रही है और ये इनको जमा करके ये मेरी आमदनी टोटल आमदनी में बन रही है। राज सवाल इस चीज़ का कि जो जॉब का कॉन्ट्रैक्ट है वो परमानेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इस वक्त जो नए रूल्स के मुताबिक जो इमिग्रेशन वाले देखते हैं कि अगले 18 महीने तक क्या इसका जॉब का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, अगर वो अपना बिजनेस कर रहा है तो क्या इसका बिजनेस अगले 18 महीने तक चल सकता है। तो 1.5 साल अगले मुस्तकबिल के 1.5 साल को वो लाजमी देखते हैं इसमें इसका क्या चलेगा। अगर आपके पास परमानेंट जॉब चल रही है पीछे से और ये परमानेंट जॉब आगे भी चलने जा रही है तो इमिग्रेशन वालों को इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि आपको वो पेपर दे दें। लेकिन अगर परमानेंट जॉब नहीं है आपके पास, लेकिन जो फिक्स जॉब है, एक टाइम है, मतलब 2 साल 3 साल 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये ज़हन में रखें कि अगले 1.5 साल तक कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड होना चाहिए। फिर आपके जो चांसेस है वो मैक्सिमम बनते हैं पीआर लेने के लिए। मैं ये नहीं कहता कि इससे कम वालों को पीआर नहीं मिलती, लेकिन जो इमिग्रेशन वाले वो देखते हैं वो अगले 1.5 साल के आपके कॉन्ट्रैक्ट को लाजमी देखते हैं और उसमें वो देखते हैं कि क्या 1.5 साल तक आप अपने आप को सेटल रखेंगे इस पोजीशन में जिस पोजीशन में आप चढ़ रहे हैं। और ये 1.5 साल उस वक़्त से काउंट होते हैं जिस दिन आपने पेपर जमा कराए हुए हैं। तो ये आखिर में मैंने चीज़ बतानी थी, आपको समझ आ गई होगी। शॉर्टकट वीडियो है बिल्कुल ही कि बेगम के कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल उस सूरत में ज़रूरत है जब आपकी आमदनी ख़ुद कम हो और फैमिली के लिहाज से वो आमदनी पूरी नहीं हो रही है, तो फिर आपकी बेगम को भी काम करना पड़ेगा ताकि वो फैमिली के अखराजात को पूरा किया जा सके। अब आखिर में एक छोटी टिप दूंगा, जब आप पीआर के लिए पेपर जमा कराते हैं तो बराए मेहरबानी जितने ज़्यादा पेपर आप साथ लगा के दे सकते हैं वो आप दे दें ताकि वो आपसे बाद में कोई पेपर मांगे नहीं। मैं आपको अपनी पर्सनल मिसाल देता हूँ कि मैंने जब 3 महीने पहले पीआर के लिए पेपर जमा करवाए तो मैंने पासपोर्ट की A to Z सारे सफ़ों की कापियाँ जमा कराई जिसमें स्टैम्प है या नहीं है। मैंने कलर फोटो कापी कराई थी। उसके बाद मैंने सोशल वालों से जाकर लेटर लिया, कम्यून वालों से कि जी मैंने आपसे कभी ज़िंदगी में सोशल नहीं ली, उनसे लेटर लेके अपना भी और अपनी वाइफ का भी। फिर मैंने फरसकरन कासल से लेटर लिया कि जी मैंने कभी आपसे हेल्प भी नहीं ली किसी किस्म, ना मैंने ना मेरी बेगम ने आपसे हेल्प ली है। फिर मैंने अपने जो मेरे पास अपना मकान है उस मकान के मैंने पेपर जिस पे मैंने लिखा होता है कि मैं कितना आउट गिफ्ट देता हूँ